बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी जॉब कैसे स्टार्ट की, क्या मुश्किलात आई, कितना टाइम सर्वाइवल का लगा, कब मैंने सोचा कि अब मुझे जॉब छोड़ के बस अपने बिज़नेस को देखना चाहिए और करंट मेरा बिज़नेस किस लेवल पे है, फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्टस हैं। तो ये उन सब प्रोक्योरमेंट वालों के लिए और जो बाकी लोग भी हैं तो मे बी एक मोटिवेशन हो कि आप किस तरह से अपनी जॉब को बिज़नेस में आगे जाके स्विच कर सकते हैं। तो मैंने 1989 में एमए इकोनॉमिक्स किया और मुझे रिज़ल्ट आने से पहले ही एक जॉब मिल गई। रिकमेंडेशन थी किसी की, तो उन्होंने मियाँ साहब के पास भिजवाया। उन्होंने कहा ठीक है, इनको बैठाओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में, वहाँ बंदे की ज़रूरत है। तो इस तरह मेरी फ़र्स्ट जॉब स्टार्ट हो गई और 5.5 साल कोई जॉब की और अनथक जो स्ट्रगल, कोशिश, हार्ड वर्किंग, यानी सुबह 8:30 ऑफिस लगता था, 4 बजे छुट्टी होती थी, लेकिन हमें छुट्टी नहीं होती थी। और जो मेरा बॉस है वो कोई 8-9 तो रूटीन में बैठा रहता था, और जब उसको ज़्यादा ही कुछ शौक़ हो तो फिर 10, 10:30 भी बज जाते थे। लेकिन 8 बजे तो समझें कि छुट्टी का टाइम ही 8 बजे था, जबकि बाकी सब लोग 4 बजे जा चुके होते थे। तो अब इतने टाइम में आप अपना पूरे ऑफिस का काम एक बंदा भी सारा कर ले तो फिर भी टाइम बच जाता है। तो मैं फिर अपने फारिग टाइम में देखता था, जैसे टाइपिस्ट है तो उसे कहा यार मुझे दो, मैं टाइप करता हूँ, लेटर टाइप कर दिए, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो आते थे, कोई रीफाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, एलसी के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उसको हेल्प आउट करता था, टाइपिंग कर देता। कोई अकाउंट फाइनेंस वाले उनको हेल्प आउट कर देता था, कोई वोचर रीराइट कर रहा है तो मैनुअली सारा कुछ होता था। तो इस तरह से मैक्सिमम जो लर्निंग थी वो उन 5.5 साल का टाइम वहाँ गुजारा तो पहले 2 साल में हो चुकी थी, और बाकी के जो 2.5-3 साल थे उसमें फिर सब चीज़ें हाथ से ऐसे गुजरती जा रही थी कि फिंगर टिप्स पे था सारा काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस अदर डिपार्टमेंट्स भी जो कर रहे होते थे। कोई तवज्जो किसी बिज़नेस के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं थी, बस काम काम और काम। इस दौरान शादी भी हुई तो अब एक और काम ऐड हो गया कि बस शादी है, सोना है और काम है, 3 ही काम है। तो जब कोई 3-3.5 साल के बाद मुझे एहसास होना शुरू हो गया कि मुझे मतलब सारा कुछ तो मैं करता हूँ, वो सारे काम जो मेरे बॉस के हैं वो सब मैं उससे ले चुका था। अब मेरा बॉस रिलैक्स था कि ये सलीम साहब संभाल रहा है तो बस ठीक है। और लेकिन वो मुझे प्रमोट किए जा रहा था। फर्स्ट प्रमोशन मुझे जब 6 माह की कंफर्मेशन पीरियड था, जब 6 माह बाद मेरी कंफर्मेशन हुई तो साथ ही उन्होंने मुझे नेक्स्ट डेजिग्नेशन में प्रमोट कर दिया। 1 साल बाद उससे अगले डेजिग्नेशन में प्रमोट कर दिया, फिर 2 साल बाद फिर अगले डेजिग्नेशन में प्रमोट कर दिया। ऐसे मेरा बॉस भी आगे जा रहा था, मैं भी आगे जा रहा था, तो रैपिडली ग्रोथ हुई। लेकिन उसके पीछे बहुत सारा काम था, मतलब बस आप समझें कि काम, शादी और सोना, 3 ही चीज़ें थी और कुछ नहीं था ज़िंदगी में। तो अब जब 3-3.5 साल बाद समझ आई कि सब काम तो मैं संभाल रहा हूँ, तो मुझे कोई इंडिपेंडेंट जॉब देखनी चाहिए ताकि और आगे जाया जा सके, और सैलरी बढ़े, और डेजिग्नेशन हो, और फैसिलिटीज़ मिले। तो उस वक्त तक बिल्कुल सेटल्ड जॉब थी और बड़ी सेटिस्फैक्ट्री, सब चीज़ें इन हैंड थी, फिंगर टिप्स पे थी, काम पे होल्ड था, नीचे काफ़ी सारे बंदे आ चुके थे, ऊपर बॉस बैठा था। तो ऐसी सूरत में फिर बंदा यही सोचता है कि अब इंडिपेंडेंट जॉब करनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट जॉब फिर मुझे 2 ऑफ़र्स आई लाहौर से। उस वक्त मैं फैसलाबाद में था, कोई बिज़नेस का कोई दूर दूर तक सोच नहीं थी, लेकिन एक पैशन था जो उससे भी, जॉब से भी पहले था, मतलब स्टडी के टाइम से। तो जब 2 ऑफ़र आए इंडिपेंडेंट जॉब की, तो उनमें से एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और दूसरी एक छोटी कंपनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो छोटी कंपनी को ज्वाइन कर लिया क्योंकि बड़ी कंपनी का मैं मज़ा चख चुका था। वहाँ पे बड़ी लंबी लाइन होती है लोगों की, आपको एचओडी की सीट तक पहुँचते हुए
बस समझे कि सदियाँ ही गुजर जाती हैं, बंदा रिटायरमेंट तक पहुंच जाता है लेकिन HOD वाली सीट नहीं मिलती। वो एक लंबी स्टोरी है, चलें। तो जब सेकंड जॉब की एक छोटी कंपनी में, तो वहाँ पे मैं ऑनर के बाद हाईएस्ट लेवल पे था और सैलरी भी सबसे ज़्यादा, और काम भी सारे के सारे ही, कोई अकाउंट्स हो, सेल हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, प्रोक्योरमेंट भी मिल गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती थी, इंपोर्ट होती थी। कुछ इंडेंटिंग बिजनेस था, कुछ कमर्शियल केमिकल की इंपोर्ट थी और जो इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई हो जाती थी। कुछ उनके पास लोकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, वहाँ से चीज़ें आती थी, वेयर हाउस में चली जाती थी और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो इस तरह का बिज़नेस था और वो नई नई चीज़ें ऐड करते रहते। जो भी प्रॉफिटेबल मिलता था उन कस्टमर के लिए जिनके साथ उनका बिज़नेस डीलिंग थी, तो वो जो भी कहते थे कि हमें ये चाहिए, तो वो उस चीज़ को ऐड कर लेते थे। तो यहाँ पे भी कोई 5-6 साल लगाए और 5-6 साल में वो सीखा जो अभी मैं कर रहा हूँ, यानी बिज़नेस कैसे किया जाता है। तो यहाँ से वो सारी समझ बूझ आई और फिर 5-6 साल में बंदा सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। आप किसी भी जगह पे हो तो आपको जितना भी मिलना होता है मैक्सिमम वो 5-6 साल में मिल चुका होता है, और अब पोजीशन ये होती है 5-6 साल बाद के इससे ज़्यादा ये क्या देंगे। तो मेरा भी ऐसे ही सैचुरेशन पॉइंट था कि अब मैं हाईएस्ट सैलरी, फैसिलिटीज़, गाड़ी, तो इसके बाद ये मुझे क्या देंगे। तो अब सोचा कि अच्छा अब किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहिए ताकि वर्कलोड कम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो और अपने बिज़नेस को देखते हैं। ये जो यहाँ पे सीखा है इसको करके देखते हैं। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी उसका ऑफिस था शाह आलम मार्केट लाहौर में। शाह आलम मार्केट बहुत बड़ा बिज़नेस सेंटर है, इतना बड़ा कि पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर आते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, दुकानदार या कह लें। तो अब वो जो मार्केट का एक्सपीरियंस था वो मिल गया कि किस तरह से आप मार्केट में बैठ के कुछ भी सेल कर सकते हैं। हाँ, आपके पास कोई पैसा ना हो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसे हो तो आप स्टॉक करके सेल कर सकते हैं, और पैसे हो तो आप इंपोर्ट करके उन्हीं दुकानदार को सेल कर सकते हैं जो कि मार्केट में बैठे हुए हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया और 6 साल के बाद फिर एक फूड इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। जब फूड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो उस वक्त तक काफ़ी सारे पैसे भी जमा थे और बिज़नेस का एक्सपीरियंस भी मिल चुका था, और फूड इंडस्ट्री में जाने के बाद वर्कलोड बहुत ही थोड़ा सा रह गया था। उन्होंने मुझे एज ए इम्पोर्ट मैनेजर अपॉइंट किया और कहा कि जी हमें कुछ प्लांट मशीनरी बेवरेज के लिए इंपोर्ट करने हैं और कुछ हर्ब्स इंपोर्ट करनी है और कुछ में भी एक आध केमिकल होता है। तो उनकी एक बड़ी लैब बन रही थी उस वक्त, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट हुए, लेकिन थोड़ा सा काम था। तो अब वो जो थोड़ा सा काम था तो कंपनी ने सोचा कि भी बंदे के पास तो लोड ज़्यादा नहीं है, तो इसको क्यों ना कुछ लोकल प्रोक्योरमेंट से भी कुछ हिस्सा दे दिया जाए। तो उन्होंने उस वक्त उनके 3 पोर्शन थे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में, रॉ मटेरियल का, पैकिंग मटेरियल का और POS और प्रिंटिंग का। तो रॉ मटेरियल उन्होंने मुझे दे दिए कि चूँकि इन्हीं में से कुछ इंपोर्ट भी होने हैं, तो टोटल रॉ मटेरियल मेरे पास आ गए कि जो भी रॉ मटेरियल आएंगे उनकी लोकल प्रोक्योरमेंट भी मैं करूँगा और इंपोर्ट भी जो भी होनी है वो भी मैं ही करूँगा। तो इस तरह से थोड़ा वर्कलोड बढ़ा, लेकिन वो इतना नहीं था, वो मैनेजेबल था और मैं रिलैक्स था। तो अब मैंने उस जॉब के दौरान फर्स्ट कंसाइनमेंट फिर इंपोर्ट की, यूज्ड क्लॉथ की, लेकिन वो कुछ नॉमिनल सा प्रॉफिट भी हुआ और मतलब बैलेंस हो गया। कुछ मुझे कोई ऐसा याद नहीं है कि मुझे कोई लॉस हुआ हो उसमें, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो जिस पे मैं खुश होता है और उसको कंटिन्यू करता है। बस वो नॉर्मल चलेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद
फिर वो फैंसी क्रॉकरी कुछ इंपोर्ट की थाईलैंड से। लेकिन इनके साथ काफ़ी सारी वर्किंग थी, मतलब इनमें कुछ गैप भी था, साल 2-2 साल का। जब आप एक प्रोडक्ट को छोड़ के एक को करते हैं, फिर उसको सेल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उसमें काफ़ी 1-8 साल 2 साल निकल जाते हैं। फिर नई प्रोडक्ट पे काम किया कि नहीं ये ठीक नहीं है तो कुछ और देखते हैं। फिर फैंसी क्रॉकरी पे वर्किंग की, उसके सैंपल मंगवाए, लोगों को चेक कराए, फिर उसको इंपोर्ट किया। वो भी कुछ ज़्यादा मुझे नहीं मुनासिब लगा कि उसके लिए भी मार्केट में प्रेजेंस होनी ज़रूरी थी कि अगर आप मार्केट में बैठे हैं तो फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी के पास कुछ भी लेके जाओ, सोना भी ले जाओ, तो वो कहता है जी मेरे पास तो पहले ही सोना भरा पड़ा है दुकान पर, तो आप रख दें, आपका बिकेगा तो आपका बेच देंगे, मेरा बिका तो मेरा बिक जाएगा, नहीं तो पड़ा है आपका। तो ये इस तरह की सिचुएशन थी। बहरहाल उसको भी बेच दिया। मे बी थोड़ा प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कोई ऐसा लॉस भी नहीं हुआ कि जो मैं जिससे डर के भाग जाता है कि नहीं ये तो दूसरी दफ़ा लॉस हो गया है या बहुत लॉस हो गया तो अब छोड़ दो। तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी, फेवरेबल सूरत हाल थी, और मेरी जो हिम्मत थी वो बिल्कुल जवान थी कि नहीं रास्ता मिलेगा कोई ना कोई, चलते हैं आगे। तो अच्छा उसके सॉरी जब क्रॉकरी को भी फिर सेल कर दिया, फिर सोचा कि कुछ और देखते हैं। अब वो जो मेरी जॉब थी उस कंपनी में, फूड कंपनी में, वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्रीडेटेड लैब बन रही थी जिसमें इंस्ट्रूमेंट और फिर वो लैब केमिकल, कल्चर, मीडिया और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती थी। तो अब मुझे कुछ जो बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं तो उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता, या वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांगते हैं। तो मैं इस कोशिश में था कि कोई ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते फिर जो आइटम नज़र पड़ी वो थे लैब केमिकल। अब लैब केमिकल बहुत सेंसिटिव आइटम होती है कि ये इसकी प्योरिटी और इसकी जेन्युइननेस जो है ना वो काउंट करती है। अदरवाइज़ अगर वो कुछ भी बोगस केमिकल हो या कोई रीपैक हो तो वो लैब में जब जो भी टेस्ट उन्होंने करने होते हैं उनका रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं आता। और जो जेन्युइन पैकिंग और जेन्युइन केमिकल होते हैं ओरिजिनल पैकिंग के साथ, उनकी प्राइस आप कुछ भी मुंह मांगी मांग सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ना तो कुछ प्रिंट होता है और दूसरा वो ब्रांड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे अगर किसी ने शार्लो के लेने हैं तो वो कहेगा जी मुझे यही चाहिए, अगर किसी ने बीडी के लेने हैं, BHD लेना है, RDH लेना है, तो वो जो ब्रांड जिन लोगों ने लैब में उन केमिकल के ऊपर काम किया होता है जो उनके ब्रांड होते हैं, तो वो वही डिमांड करते हैं कि जी मुझे यही चाहिए, मुझे मर्क का चाहिए तो मुझे मर्क ही चाहिए। तो मर्क की जो प्राइस होगी वही पे करनी पड़ेगी। अब अगर RDH की प्राइस कम है मर्क से, तो हम ये नहीं कर सकते कि जी सर आप RDH का ले लें, मर्क महंगा है। वो कहेगा नहीं महंगा सस्ता, मुझे मर्क ही चाहिए। तो अब ये जो पोजीशन थी कि जी मुझे वही चाहिए जो मैंने लिख के दिया है, और ऑर्गेनाइजेशन कहती कि ठीक है वही लेके दें, क्योंकि हमने तो लैब टेस्ट करने हैं, तो हमने चीपर साइड पे तो नहीं जाना। तो ये जो पॉइंट था ये मुझे क्लिक कर गया कि भी आप अपनी मुंह मांगी कीमत मांग सकते हैं कि जी ये मेरा ब्रांड है और ये इसकी क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, और लोगों को पता होता है कि कौन सा ब्रांड का केमिकल जो है वो प्योरिटी में है और जो उसके रिज़ल्ट हैं वो एक्यूरेट आते हैं। तो अब मैंने लैब केमिकल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मुझे ये सहूलत भी थी कि कुछ केमिकल, अब वही एथिकल अनएथिकल वाला चक्कर यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग सोचना शुरू कर दें, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर ये सहूलत थी कि मैं उनमें से कुछ केमिकल उसी को सप्लाई कर सकता था जो मेरी
ओन कंजम्पशन जो फूड इंडस्ट्री में होते थे, लेकिन वो थोड़ी सी क्वांटिटी थी। यानी ये कोई प्रोडक्शन केमिकल नहीं थे, ये लैब केमिकल होते थे। जैसे एक एक बोतल कोई 8-10 डिफरेंट कल्चर मीडिया की बोतलें आ गई। तो लेकिन ये कि उसकी प्राइस बहरहाल जैसे कोई 10-12 हज़ार, 20 हज़ार, 8 हज़ार, इस तरह से एक बोतल 500 ml की उसकी प्राइस होती है। तो अगर 8-10 बोतल भी हों तो वो 1.5-2 लाख रुपए की बन जाती हैं। तो अब मैंने फिर डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि किसी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन ली जाए, ताकि ये पता हो कि जी ये बंदा डिस्ट्रीब्यूटर है और इसी से ये मिलेंगे। तो अब डिफरेंट ब्रांड को जब चेक करना शुरू किया उसके जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से, तो उन्होंने कहा जी कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उससे कांटेक्ट कर लें। एक ने कहा ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इस तरह से मोस्टली जो पॉपुलर ब्रांड थे उनके डिस्ट्रीब्यूटर पहले से मौजूद थे पाकिस्तान में या लाहौर में। तो लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, तो कोशिश जारी रखी। तो फिर मुझे एक ब्रांड यूएसए का मिला, बीडी के नाम से। ये बेक्टन डिक्सन इस तरह का था। बीडी के नाम से मशहूर है। सिरिंजेस भी आती थी और लैब केमिकल आते थे, कल्चर मीडिया आता था। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, एक्सक्लूसिव राइट देंगे, तो आप हमारी प्रोडक्ट को सेल करें। अब चूँकि मेरा उसमें एक्सपीरियंस था, मेरा नॉलेज था, जब डिस्कशन होती है सप्लायर से कि जी मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो वो एक प्रपोजल मांगता है कि आप किस तरह से सेल करेंगे, किन लोगों को सेल करेंगे, कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि आप कितना हमसे उठाएंगे माल। तो इस तरह की सारी जब उन्होंने मुझसे प्रपोजल मांगी, तो मैंने वो सारा पूरा बना के दिया कि जी ये प्रॉस्पेक्टस कस्टमर्स हैं, उनमें ये रिसर्च लैब हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो यूज़ करती हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस हैं ये जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नियाब है, ये एनिमल वो जो यू है वेटरनरी यूनिवर्सिटी है। इस तरह से एक लंबी डिटेल उनको प्रपोजल दी कि ये हमारे प्रॉस्पेक्टस कस्टमर्स हैं और हम इनको सेल करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वांटिटी मंथली इतनी हो सकती है, तो हम आपसे 6 माह के लिए जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। वो उन्होंने मुझे मेरी प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ली और मुझे ऑथराइजेशन दे दी, एक लेटर इशू कर दिया कि जी ये मेरी कंपनी नेस्को के नाम से मैंने कंपनी स्टार्ट की और अपनी वाइफ के नाम पे उसकी रजिस्ट्रेशन कराई और उसको इंपोर्ट शुरू कर दी। तो अब जब इंपोर्ट हुई तो मैंने, अब अकेला ही था मैं उस वक्त, मैंने अभी सब कुछ खुद ही किए जा रहा था। तो अब मैंने वो जब इंपोर्ट फिज़िकली मेरे पास आ गई, इससे पहले जो कंसाइनमेंट थी वो मैंने खुद ही इंपोर्ट की, खुद ही सेल कर दी, कुछ ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जो प्रोडक्ट मेरे पास आई तो मैंने पहले तो कुछ एक आध माह खुद ही काम किया। उस वक्त फैक्स होती थी, ईमेल भी होती थी। और हाँ, एक सहूलत उस वक्त जो मुझे मिली वो थी कि उस वक्त इंटरनेट काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। ये 2005, 6, 7 का टाइम होगा, यानी फर्स्ट 89 से ऑनवर्ड 5 साल मैंने फर्स्ट जॉब में लगाए, फिर सेकंड जॉब में लगाए 5 साल। हाँ, तो ये शायद 2008-10 इस दरम्यान कहीं होगा। उस वक्त इंटरनेट काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, मतलब उसके ऊपर सर्च करना, ढूंढना, ये काफ़ी अवेलेबल था ये ऑप्शन। और लकीली जो पाकिस्तान में जो मैं समझता शायद फर्स्ट वेबसाइट होगी किसी एसोसिएशन की, तो वो थी PPMA, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो मैं डिफरेंट एसोसिएशन की वेबसाइट ढूंढता था, तो मुझे जो फार्मास्यूटिकल की एसोसिएशन है उसकी वेबसाइट मिली और बड़ी गुड वेबसाइट के उसके ऊपर उन्होंने उनके जितने फार्मास्यूटिकल यूनिट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थे उनके पास वो सब लिस्टेड थे कि ये कंपनी है, ये उसका मेलिंग एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, फैक्स है, ईमेल है, पूरी डिटेल, और अभी भी वो अवेलेबल है। तो ये बड़ी सॉलिड इन्फॉर्मेशन थी कि आपको पूरे
पाकिस्तान में या कंट्री में एक ही जगह पे सब लोगों की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो जो सेल करने वाले लोग होते हैं उनको यही कॉन्टैक्ट डिटेल ही चाहिए होती है कि कितने मेरे एक्सपेक्टेड बाय हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं और उनको मैंने कैसे कांटेक्ट करना है। तो जब ये सारी डिटेल मिली तो अब मेरे पास वो लैब केमिकल भी अवेलेबल थे और डिटेल भी अवेलेबल थे, तो मैंने उनको फैक्स करना शुरू कर दिया।